बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। गुजारिश है कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ गामज़न है और इमरान खान साहब ने आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को मुखातिब करते हुए कहा है कि आपके ख़िलाफ़ हर जाने का दावा करूँगा और तकरीबन 10 अरब उन्होंने कहा है कि मैं करूँगा और वो पैसे अगर मिल जाते हैं बतौर कॉम्पनसेशन तो फिर शौकत खानम को डोनेट कर दूँगा। क्या क्या इमरान खान ने इस सुने सर? ये जो सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर, तुम्हारे से बड़ा 2 नंबर आदमी कभी इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठा जितने तुम हो। एक तो ये शरीफ खानदान का घर का नौकर है और मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर 10 अरब रुपए का हर्जाना करने लगा हूँ और इसलिए कर रहा हूँ कि इसने सवाल उठाया मेरी दयानतदारी पे। सिकंदर सुल्तान, जब तक मैं तुम्हें अदालत में नहीं खड़ा करके तुम्हारे से पैसे नहीं निकालता और वो फिर शौकत खानम को दूंगा जो तुम्हारे से हर्जाना निकालूंगा। अच्छा जी, अब मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था फ़ाद हुसैन साहब का एक ट्वीट, जिस आपको पता है कि वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर और स्पोक्स पर्सन टू द प्राइम मिनिस्टर हैं। वो कहते हैं जी, इट्स अम्यूजिंग टू सी PTI लीडर्स स्ट्रगलिंग टू कम टू टर्म्स विद 2 फंडामेंटल रियलिटीज़। Number 1, government has no legal or political compulsion to call elections, so it won't. यानी कि हुकूमत पाबंद नहीं है इलेक्शन, अर्ली इलेक्शंस कॉल करने की, लिहाजा वो नहीं करेगी। दूसरा, वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अपॉइंट नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो जितनी देर तक प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि वो होंगे, अगर अर्ली इलेक्शंस भी कॉल हो जाते हैं तो ज़ाहिर बात है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तैनाती तो प्राइम मिनिस्टर का ही इस्तेहकाक है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। लेकिन जो पहला उनका वो ट्वीट का हिस्सा है जिसमें वो कह रहे हैं गवर्नमेंट हैज़ नो लीगल और पॉलिटिकल कंपल्शन टू कॉल इलेक्शंस सो इट वॉन्ट, यानी कि हुकूमत जो है वो कानूनी तौर पर और सियासी तौर पर पाबंद नहीं है जल्द इंतखाबात करवाने के लिए, तो वो नहीं करेगी। उस पर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये शुरू से नहीं थे, ये अब आकर डेवलप हुए हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक आदम एतमाद आ रही थी और इमरान खान और पूरी PTI ये कहती थी कि गैर कानूनी है, गैर आइनी है, ये हो नहीं सकता, तब मैंने ये बोला था कि ये एन आइन के मुताबिक है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ आ जाता है तो पार्लियामेंट में उसके ऊपर वोटिंग होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो दुरुस्त है। और उस वक्त के स्पीकर की जो रूलिंग थी जिसके तहत उन्होंने वोटिंग कराने से इनकार कर दिया था, आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कोट करके, मेरी दानिश और राय में वो गलत फैसला था स्पीकर का। अच्छा जी, तब तो हुकूमत की जो क़याम था PDM की हुकूमत का, वो मेरी नज़र में आइनी भी था, वो कानूनी भी था और मैंने वो बांगे दोल वो कहा। लेकिन अब हो गए हैं 7 महीने इस हुकूमत को आए हुए, हुकूमत बनाए हुए। 7 महीनों में जो परफॉर्मेंस है इस हुकूमत की और जो कंसिस्टेंट और कंसेक्यूटिव फेलियर है ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, चाहे वो सोशल है, इकोनॉमिक है, लीगल है या पॉलिटिकल है, उससे अब मेरी राय ये है कि अब 7 महीने तकरीबन जो होने वाले हैं उसमें लगता यह है कि अब इमरान खान के पास ही हैज़ अटेन्ड दैट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जिसकी बुनियाद पे वो अर्ली इलेक्शंस डिमांड करते हैं। मिसाल के तौर पे 2-4 चीज़ें मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ और इसी पर आज डिबेट करेंगे। इमरान खान की हुकूमत जब गई थी तो अभी इकॉनमी की बात कर लेते हैं। डॉलर का रेट 184 पे था, अभी 220 पे है। महंगाई की शरह सालाना 12% पर थी, अभी 22% पे है। पेट्रोल 150 रुपये फ़ी लीटर था, अब 225 रुपये फ़ी लीटर है। डीजल 144 रुपये फ़ी लीटर था, अभी 235 रुपये फ़ी लीटर है। मजमूई कर्जा 43,000 अरब था रियासत पाकिस्तान के ऊपर, अब 50,000 अरब से तजावुज़ कर चुका है। बिजली की कीमत बुनियादी टैरिफ 16 रुपये फ़ी यूनिट था, अभी बिजली की कीमत बुनियादी टैरिफ 24 रुपये फ़ी यूनिट है। घी की कीमत 430 रुपये फ़ी किलो थी, घी की कीमत 520 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है। इसके अलावा बहुत सारी अशियाए खुर्दोनोश जिसका ताल्लुक एक आम आदमी की ज़िंदगी से है वो बहुत महंगी हो चुकी हैं। पाकिस्तान की तारीख में दूसरी बार इन्फ्लेशन रेट इतना हाई गया है, इससे पहले सिर्फ 1970s में एक दफ़ा गया था और उसके बाद अब इतना हाई गया, यानी कि ख़राब कारकर्दगी के तमाम रिकॉर्ड PDM की हुकूमत ने तोड़े हैं मौशी महाज पर। नंबर 1। नंबर 2 बात करते हैं, क्योंकि किसी भी हुकूमत का जो जवाज़ होता है हुकूमत करने का, उसकी 2-3 बुनियादें होती हैं। एक अखलाकी बुनियाद होती है, एक कानूनी और आइनी बुनियाद होती है और तीसरी सियासी बुनियाद होती है। तो अखलाकी तौर पर जब मईशत में आप इतना पैथेटिकली परफॉर्म कर रहे हैं तो अखलाकी बुनियाद तो आपकी नहीं रहती है। नंबर 1। अब आ जाते हैं हम कानूनी पे। देखिए, किसी भी हुकूमत का काम होता है कि वो अपनी रियासत के शहरियों को
तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, जान का, माल का, इज़्ज़त का, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। और इसीलिए उस हुकूमत को लोग मानते हैं, थाने को मानते हैं, पटवार खाने को मानते हैं, अदालत को मानते हैं, हुकूमत के हर इदारे को मानते हैं। लेकिन अगर किसी दौरे हुकूमत में लोगों के बुनियादी हकूक़ सल्ब होना शुरू हो जाए और उनको फंडामेंटल राइट्स ना मिलें बल्कि उनकी वायलेशन हो, वैसे तो पाकिस्तान में पिछले 75 साल से गरीब आदमी को, बल्कि बहुत सारे लो मिडिल क्लास लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत, इंसाफ के लालें ये अपनी जगह पर, वहीं पर हुकूमत का जवाब ख़त्म हो जाता है जब आप बुनियादी हकूक़ नहीं दे पाते हैं। और ये आर्गूमेंट इमरान खान की हुकूमत के हवाले से भी वैलिड है। लेकिन इससे आगे बात तब निकलती है जब लोगों के बुनियादी हकूक़ और भी सल्ब होना शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पर लोगों का जीना मुश्किल हो जाए, एक खौफ का एनवायरनमेंट हो जाए, लोगों के लिए एक अजीबो गरीब सिचुएशन बन जाए। वहां पर फिर जो हुकूमत अगर एक शहरी को तहफ़्फ़ुज़ ही फराहम नहीं कर सकती है और लोग, किसी का पता नहीं किसी के साथ कभी कुछ हो सकता है, तो वहां पर भी हुकूमत का जवाब खत्म हो जाता है कानूनी और आईनी तौर पे। यानी कि इफ अ गवर्नमेंट इज इन वायलेशन of the fundamental rights enshrined in chapter 2 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973, this is a legal argument। ये किसी अदालत में भी प्रेजेंट किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी प्रेजेंट किया जा सकता है कि जब एक हुकूमत शहरियों को बुनियादी हकूक देने में नाकाम हो जाए तो उस हुकूमत का हुकूमत करने का कानूनी और आईनी जवाज खत्म हो जाता है। तो ये होगी दूसरी बात। तीसरी बुनियाद है सियासी बुनियाद होती है कि जी अगर आप अवाम में मकबूल है। अब मकबूलियत का सियासी तौर पर तो आलम यह है कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो तो उधर गामजन है, जल्द से जुलूस तो वो पहले ही बहुत बड़े कर चुके हैं, बयानिया उनका बिक चुका है। और साथ ही साथ जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें 8 में से 7 इलेक्शंस तो इमरान खान जीत गए हैं। यानी कि पीडीएम की 12 जमातें एक तरफ हैं और इमरान खान की जमात दूसरी अकेली एक तरफ है, और वो 12 जमातें लड़कर अपना, इकट्ठे होकर अपना एक कैंडिडेट खड़ा करती हैं और इमरान खान अकेले खड़े होते हैं और वो 8 में से 7 इलेक्शंस जीत जाते हैं। तो दिस स्पीक वॉल्यूम्स ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट कि सियासी तौर पर भी इस हुकूमत को नाकामी हो चुकी है। और तीसरी एक और जो वैलिड आर्ग्यूमेंट है मैं आपसे अर्ज करूं कि मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत है ये वफाक में, जिसके हवाले से कहा जाता है कि वफाक का दायरा कार महदूद है। उसके बाद बलोचिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है पिछले 14-15 साल से। बाकी जितना भी पाकिस्तान है, पंजाब पीटीआई के पास, केपीके पीटीआई के पास, गिलगित बल्दिस्तान पीटीआई के पास, आज़ाद कश्मीर पीटीआई के पास। तो जब इतनी हुकूमतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है अर्ली इलेक्शंस का, तो इन अ वे वो तमाम हुकूमतें भी तो मुतालबा कर रही हैं ना अर्ली इलेक्शंस का। आबादी के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, 12 करोड़ आबादी। इमरान खान कहते हैं अर्ली इलेक्शंस होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर पंजाब कहता है अर्ली इलेक्शन होना चाहिए, इमरान खान कहता है अर्ली इलेक्शन होना चाहिए, केपीके का वजीर आला कहता है अर्ली इलेक्शन होना चाहिए। इसी तरह बाकी जगहों पे जहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई जाती है। तो सियासी तौर पर भी इस हुकूमत का जो जवाज़ है वो अब नज़र नहीं आता। और जब हालात इतने संजीदा हो जाए तो मेरे ख्याल में फिर बेहतर होता है कि आप अर्ली इलेक्शंस पर चले जाएं, जब बातें होना शुरू हो जाएं कि यहाँ पर इमरजेंसी लग सकती है, या यहाँ पर मार्शल लॉ लग सकता है, या यहाँ पर फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं, यहाँ पर गवर्नर राज लग सकता है। तो जब आपसे हुकूमत हो ही नहीं रही है, ना आप अवाम को रिलीफ दे पा रहे हैं, ना आप हालात को संभाल पा रहे हैं, ना आप अवाम में मकबूलियत अपनी पैदा कर पा रहे हैं, ना आप इमरान खान के बयानिए का मुकाबला कर पा रहे हैं, ना आप कानूनी तौर पे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर पा रहे हैं, तो फिर जवाज़ ख़त्म हो जाता है। ये मुझे ज़ाती तौर पर लगता है। बहरहाल इसके ऊपर डिबेट करेंगे। मेरे साथ जो पैनल है उसमें निसार खोड़ो साहब हैं, पीडीएम के रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, पीडीएम के भी एक तरह से कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया खोड़ो साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। और सलीम बुखारी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। और मुझे पता है कि आज की डिबेट थोड़ी टफ होने वाली है क्योंकि जो इंट्रो मैंने दिया है उस पर आई एम श्योर के निसार खोड़ो साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बुखारी साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ज़्यादा टफ मुझे लगता है क्योंकि मुझे टाइम बुखारी साहब से मिलेगा, तो इस वजह से बुखारी साहब से ही डिबेट का आगाज़ करते हैं। जी बुखारी साहब, क्या कहिएगा? बहुत शुक्रिया आपका एहतराम, आप मुझे याद रखते हैं अपने प्रोग्रामों में और मुझे हमें बहुत मज़ा आता है आपके साथ प्रोग्राम करके। लेकिन अभी मैं ना पिछले जितने मिनट से भी आप इंट्रो दे रहे थे, मैं अपने आप के साथ अंदर से लड़ रहा था
कि am I talking to the same बैरिस्टर इत्शाम अमीरुद्दीन या कोई थोड़ा सा मुख्तलिफ आदमी है, ये फैसला तो मैं नहीं कर पाया हूँ, लेकिन बहरहाल गुफ्तगू से अब तय होता है। इसका गुजारिश ये है कि आपने जो इंटरव्यू दिया, बिल्कुल आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हकायक से उसका ताल्लुक नहीं है उसकी मुझे बात करनी पड़ेगी। मैं ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि 4 साल हुकूमत जो थी पीटीआई की, उसमें अगर आपको याद हो 74 का पेट्रोल मिला था, 150 में छोड़ के गए, 105 पेट्रोल मिला था, 184 पे छोड़ के गए, इसका रोना तो कोई नहीं। वो किधर से जस्टिफाइड था? अच्छा, जब आगे आ जाइए जनाब गवर्नर, बिल्कुल बुखारी साहब आपका ऑडियो का कोई इशू, बुखारी साहब तवक्कुफ कीजिएगा, ऑडियो का कोई इशू आ रहा है, उसको फिक्स करते हैं। मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, निसार खोड़ो साहब की तरफ जाता हूँ। खोड़ो साहब, आपको नहीं लगता कि मौजूदा हालात में इमरान खान का जो जल्द इंतखाबात का मुतालबा है, उसका कानूनी जवाज़ और आइनी जवाज़ पैदा हो चुका है? देखिए, बात सुने, ये जो इलेक्शन हुआ था 2018 में, उससे पहले 13 में हुआ, उससे पहले 8 में हुआ, ये सारे इस उम्मीद से हुए थे कि हमारी असेंबलियां 5 साल चलेंगी, अवाम का फैसला माना जाएगा और ये 5 साल के लिए ये पार्लियामेंट चलेगी और अब फिर चेंज ऑफ पावर होगा, चेंज ऑफ जो भी कुछ होगा और पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हो जाएगा। हुआ यूं कि इन तीनों अदवार प्राइम मिनिस्टर निशाने पे रहे, यूसुफ गिलानी निशाने पे रहे, तब ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने कहा थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उसको सजा दे दी गई। नवाज शरीफ को निकाला गया कि जी पनामा में तुमने अपने बेटे से तनख्वाह डिक्लेयर नहीं की थी और तुमने ली भी नहीं थी और डिक्लेयर भी नहीं थी, इसलिए तुम डिस्क्वालीफाइड हो। यानी पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ न कुछ भौचाल जरूर पैदा करने की कोशिश की गई थी। फिर आए इमरान खान, तो उनकी 3.5 साल या 4 साल की, आपको याद होगा कि इमरान खान के शुरू दिनों में 90 दिन के खत्म होने पर भी बड़ी अटैक हुई थी इमरान खान पर कि 90 दिन में उसने कुछ नहीं किया। फिर 2 साल के बाद थोड़ी सी मूव बनी थी कि जी इमरान खान से छुटकारा लेना चाहिए। फिर उसने मुख्तलिफ पार्टीज थी जो आपस में इकट्ठी नहीं थी, उन्होंने भी कहा चलने दो, देखते हैं क्या करता है, तो देखते हैं क्या करता है। करते यहाँ पहुंचे के लोगों ने चीखना शुरू कर दिया और दुआएं और बददुआएं देनी शुरू कर दी कि भाई इमरान खान का नाम भी एक लिहाज से गलत तौर पर लिया जाने लगा था। जब ये सूरत-हाल अवाम में पैदा हुई, रोजाना अखबारें पढ़ी होती थी, तब पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई, इकट्ठी होने के बाद आगे बढ़ी और कॉन्स्टिट्यूशनल वे से हुकूमत को उन्होंने चेंज किया। यहाँ तक तो आप मेरे साथ हैं। आपने अभी अपने इंट्रो में भी यही कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो था टोटल आईनी था और अखलाकी था और कानूनी था जी। लेकिन इन 3-4 साल दौर में हमारा मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान साहब ने कुछ मामला इतना खराब कर दिया था कि जिसको ठीक करने में लग रही थी। हाँ, हम कह सकते हैं कि चलो शुरुआत तो इमरान खान ने की थी कि जी मैं IMF के पास जाने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन वो चले गए। अब जब चले गए तो फिर उनके ऊपर अमल करना भी इमरान खान का काम होना चाहिए था। अगर उनको धोखा दे रहा था तो गले में हमारे पड़ी, हमने करते कराते उनकी शराइत मानते हुए IMF से भी डील फाइनल कर दी। FATF का भी बड़ा मसला हुआ था, हमने भी उस बिल पे वोट दिया, सब कुछ किया, लेकिन अभी तक ग्रे लिस्ट में थे। हम इस हुकूमत ने 7 महीने में अगर ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट पे आ गए हैं तो कोई उम्मीद से बंद आती है कि जी हाँ, दूसरे जो हमारे ममालिक हमारी मदद करने को आ रहे थे वो तब तक रुके हुए थे जब तक हम FATF से अपनी क्लियर न करा लें। महंगाई बढ़ी, जब इमरान खान जा रहे थे उस वक्त 192 रुपए डॉलर था, 184 नहीं था, और शहबाज शरीफ के आने से 10 रुपए कम होके 192 आ गया था। लेकिन 192 मुझे याद पड़ता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे जहां तक याद पड़ता है वो यही था। पेट्रोल जैसे आपने कहा बिल्कुल था, दूसरी चीजें जैसी थी वैसी की, लेकिन इन सारी चीजों का मलबा यकीनन इस हुकूमत ने उठाया और ये कह के उठाया कि जो गंदगी हुई है उसको ठीक करने में हमें टाइम लग सकता है। पाकिस्तान 3rd वर्ल्ड कंट्री है, दूसरों के कर्जे मांग कर जीने की कोशिश करता है।
कर्जे मांगकर, एड मांगकर, सब कुछ करके। कभी दुबई से हमने पैसे दिए अपने अकाउंट में रखने के लिए कि जी दिखाने को हम $2 अरब दिखा सकते हैं। सऊदी अरब को धोखा दिया, सऊदी अरब चिढ़ गया, सऊदी अरब ने कहा कि जी वापस दे दो पैसे हमें। ये भी हुआ। चाइना हमारी मदद को आया, दूसरे भी आए होंगे, लेकिन हमें कुछ बताया नहीं गया। कोविड आ गई, उसमें भी पैसे जो मिले पाकिस्तान को, उसका भी हमें हिसाब किताब नहीं दिया गया। ये सारी चीजें करते कराते पाकिस्तान एक मुश्किल हालत में तो रहा है। इमरान खान 2018 से कह रहा था कि बहुत मुश्किल हालात है, मुश्किल हालात है, मुश्किल हालात। पिछली हुकूमत ने यूं किया, पिछली हुकूमतों ने यूं किया और पिछली हुकूमतों ने यूं किया, उसका ये रिकॉर्ड चलता रहा था। अब जब हम आए हैं तो हाँ, हम भी यही कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत ने 4 साल में काफी सारा गंद किया है, हमें उसमें ठीक करने का मौका देना चाहिए। अगर हम अवाम के नुमाइंदे हैं, हम अवाम के खादिम कहलाते हैं, हम अवाम के हुक्मरान अपनी जगह पे होंगे, लेकिन जब तक अवाम की सहूलत पैदा नहीं करते तब हम पॉपुलर नहीं होंगे। लेकिन 7 महीने कहाँ और 4 साल कहाँ? ठीक है, मैं 4 साल हमारे 6-7 महीने, 6-7 महीने में फिर भी कुछ ना कुछ 1-2 पॉजिटिव चीजें बता रहे जो पाकिस्तान के लॉन्ग रन में उनको फायदा मिल सकता है। पाकिस्तान को FATF हुआ, दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का तरीका हुआ, जिसके साथ हम आइसोलेशन में चले गए थे और मोदी ने कहा था कि हम ऐसा काम करेंगे कि तुम आइसोलेट हो जाओगे। वो मोदी के जवाब में अगर हम अपनी ताल्लुकात बेहतर कोशिश में शुरू हुए हैं तो इसको पॉजिटिवली भी लेना चाहिए। वैसे तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, वैसे तो हमारी पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वालों की तादाद 50। ठीक है खोड़ो साहब, जो आपका मेरी अर्ज सुने। हमारे मिस्कीन उसके ऊपर आ गई बारिश, उसके ऊपर आ गया सैलाब, उसके ऊपर आ गई कोविड। ये सारा चीज इस मुल्क से गुजरे हैं हम, उसमें यकीनन हमारी इकोनॉमिक सूरत-हाल बेहतर नहीं रही और हमारी पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वालों की शरह बढ़ती ही जा रही है। उसको हल करने के लिए हमें पॉजिटिवली सोचकर इसको मुल्क को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे पास क्या था? ये 1.5 साल है। अब अगर हम फेल हो जाते हैं तो 1.5 साल के बाद इलेक्शन होगी, लोग हमें आउट करके फेंक देंगे, इमरान खान साहब को या किसी और को वोट देके कामयाब कर देंगे। लेकिन कहां 4 साल और कहां 6 महीने? ये तवाज़ुन तो थोड़ा सा रखें ना अपने ज़हन में। ये भी तो थोड़ा सोचें कि टाइम क्या हुआ है, पाकिस्तान की हालत खराब हुई क्यों थी और कितनी खराब हुई थी, जिसको ठीक करने में कुछ टाइम लग सकता है। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि 6 महीने बड़ी बात नहीं है कौम के लिए, जिसमें बहुत सी तकलीफ रही है, जिसमें रोजाना कोई ना कोई तकलीफ आ ही जाती है, कभी कुदरती आफत आ जाती है जिसकी वजह से हम पीछे पड़ जाते हैं। मैं अब कुछ अर्ज करूं, हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। ठीक है, एक सूबे का, मैं अब कुछ अर्ज करूं, मैं कुछ अर्ज करूं सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। मैं कुछ अर्ज करूं, हुक्म। अच्छा, गुजारिश ये है कि आपने कहा, ये मेरी आवाज़ मेरे कान में आ रही है, इसको फिक्स कीजिएगा। आपने कहा कि सैलाब आ गया, बारिश आ गई, ठीक है, सैलाब तो आपके दौर में आएगी, अपनी जगह पे बात दुरुस्त है, लेकिन फिर आपने कोविड का जिक्र किया। कोविड तो इमरान खान के दौर में आया था, आपने जब हुकूमत संभाली कोविड कंट्रोल हो चुका हुआ था और कोविड का जो झटका था ख़ासतौर पे मईशत को, उसमें से मईशत निकल चुकी थी, तो वो क्रेडिट तो PTI की गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। दूसरी बात आपने कहा, मैं भी अब मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद आप बोलिएगा। उसके बाद आपने कहा कि देखें, इमरान खान को तकरीबन 3.25 साल मिले और हमें अभी 7 महीने हुए, तो कहाँ 3.25 साल और कहाँ 7 महीने। लेकिन लोगों को ये बात भी तो पता है ना खोड़ो साहब कि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत वफाक में 3 दफ़ा बन चुकी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, जरदारी साहब सदर रह चुके हैं, उनके अंडर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पहले सदर थे, फिर वो कंटेम्प्ट के बाद डिस्क्वालीफाई हो गए, तो उसके बाद फिर अगले वज़ीर आज़म आ गए जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही थे। फिर सिंध में आपकी 14 साल से हुकूमत है और सिंध के जो हालात हैं उससे भी लोग खुश नहीं हैं, उसकी वजह से भी मायूसी पनपती है लोगों के अंदर। और फिर दूसरी जो आपने बात की कि जी परफॉर्मेंस के लिए टाइम लगता है। अब मैं चलें आपका ये मान भी लूँ पॉइंट, क्योंकि इमरान खान भी यही कहते थे कि जी टाइम लगता है, 30 सालों का गंद है,
5 साल में ख़त्म नहीं हो सकता है, 2 साल में, 3 साल में ख़त्म नहीं हो सकता। आप कहते हैं 3.25 साल का गंद है, 7 महीने में ख़त्म नहीं हो सकता। अगर मैं आपकी ये बात मान भी लूँ तो उसके बावजूद 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आपके ख़िलाफ़ जाते हैं। एक तो ये कि जो परफॉर्मेंस है, जो गंद 3.25 साल का जिसकी तरफ आप इशारा करें पीटीआई के दौरे हुकूमत का, उससे बहुत ज़्यादा गंद डल गया यहाँ पे, चाहे वो मीशत है, चाहे वो कोई और शोबा ज़िंदगी है, सियासत है, सोशल इश्यूज़ हैं। उस हवाले से आप देखें कि क्या परफॉर्मेंस है पीडीएम की हुकूमत की। पीपल आर एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटेड। यानी कि जिधर इमरान खान महंगाई को छोड़ के गया था, और मैंने ज़ाती तौर पे बहुत प्रोग्राम किया इमरान खान के खिलाफ, महंगाई को लेकर, मईशत को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर, मिस गवर्नेंस को लेकर, उससे तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। दूसरा ये कि जब इमरान खान गन डाल रहा था तो अवाम इस तरह आपके साथ नहीं थे जिस तरह अभी आपका जो गन डला है उसमें अवाम इमरान खान के साथ नजर आते हैं। तो ये 2 फर्क हैं, इसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? मैं गुजारिश करूं सर, अगर आपने कहा कि 3.25 साल भी अच्छे नहीं थे, आज के 6 महीने भी अच्छे नहीं है, तो फिर मेरी कौम को वो विजन कहां मिल रहा है कि कल को क्या होगा जिससे हमारा पाकिस्तान बेहतर होगा? क्योंकि अगर इमरान खान की बात करें तो उसकी भी नाकामियां हमें याद आती हैं। अगर आप 6 महीने की बात करें तो चलो मैं खुश हो जाऊंगा कि जी कुछ अच्छी हुई है, आप कहेंगे बुरी है, चलो मैं मान लेता हूं आपकी बात कि चलो हम अभी तक कामयाब नहीं हो सके, ओवर पावर नहीं कर सके बहुत से तकालीफ को, लेकिन फिर मेरे पास क्या है? वाई शुड आई ट्रस्ट इमरान खान फॉर टुमारो इफ आई कांट ट्रस्ट दीज पीपल today? Why should I trust? सर ये फैसला तो अवाम करेंगे ना कि उन्होंने ट्रस्ट करना है कि नहीं करना, वो तो इलेक्शंस में पता लग जाएगा। मैं भी अवाम हूँ, मैं भी वोट। आप तो एक पार्टी के तर्जुमान है ना, आप उस तरह से तो अवाम नहीं है ना, आप तो एक पार्टी का मौकिफ लेकर चल रहे हैं ना सर। अगर आपसे कहूँ, मैं अगर आपसे कहूँ कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अगर सिंध में रह गई है, पंजाब में नहीं है, कहीं और जगह नहीं है, तो हम तो फिर अपनी कारकर्दगी के मुताबिक लोकल बॉडीज भी जीत रहे हैं। हम जहां कंटेस्ट कर रहे हैं वो सीट भी इमरान खान से हरवा लेते हैं, इमरान खान जाता है, पीपुल्स पार्टी जीत जाती है। मैं अपने अगर सिंध की बात करूं, अपनी पीपुल्स पार्टी की बात करूं, तो फिर तो मैं तो पॉजिटिव कह सकता हूं कि जी हम तो ठीक हैं, लोग हमें ट्रस्ट कर रहे हैं, ये अपनी जगह पे। लेकिन ये बात सिंध की नहीं है, सारे मुल्क की है। ठीक है, ये बात इजाजत दीजिए कि जरा बुखारी साहब के साथ हमारा राब्ता दोबारा बहाल हो गया। बुखारी साहब की तरफ है। बुखारी साहब ने आगाज, जितना मुझे समझ आया था, बुखारी साहब मुझे ये समझ आया था, आपने कहा था कि मैं आपको सुन रहा था और मुझे लगा कि ये वो बैरिस्टर एहतशाम नहीं है, ये फ़र्क इंसान है। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस चीज़ पे बुखारी साहब पहले दिन से कि मेरी किसी के साथ वफादारी नहीं है सवाए मेरिट के। कल इमरान खान हुकूमत में होते हुए मैं सिर्फ ये बात कर दूं, उसके बाद मुझे पता है आपने मुझ पर ज़ाती तौर पर, लेकिन कल इमरान खान अगर हुकूमत में होते हुए परफॉर्म नहीं कर रहा था तो मेरा काम एंकर की हैसियत से इमरान खान के ऊपर तनकीद करना था, और मैंने की है और ठोक के की है। आज अगर पीडीएम की हुकूमत परफॉर्म नहीं करेगी तो मैंने उस पर भी तनकीद करी है, और अगर कल फिर इमरान खान आ जाएगा हुकूमत में और परफॉर्म नहीं करेगा तो मैं फिर इमरान खान पर भी तनकीद करूंगा। तो अगर मैं पहले कर सकता हूं इमरान खान पर तनकीद और आगे भी करूंगा तो मौजूदा हुकूमत के फेलियर्स पर भी तनकीद करूंगा। तो मैं तो वही हूं, मैं नहीं बदला, आई एम स्टिल द सेम पर्सन। बुखारी साहब प्लीज। देखिए बात यह है अपने शाम, एक तो यह कि आप चूँकि अच्छा खासा होमवर्क करके बैठते हैं प्रोग्राम करने के लिए, इसलिए मुझ जैसे आदमी को भी बाज़ औक़ात बहुत दिक्कत होती है आपके सवालों का जवाब देते हुए। हैविंग सेड दैट, कुछ बातें जो हैं आपने जो की थी इंट्रो में, उसका मुझे जवाब देने की इजाज़त दीजिएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हम जो एक बुनियादी गलती कर रहे हैं वो ये है कि 4 साल हुकूमत के फेलियर का मुआवजना हम करते हैं 4.5 महीने की हुकूमत के साथ, और मुझे इसके ऊपर बहुत हैरत होती है जब ये इक्वेशन हम निकालते हैं। मैं तो जल्दी से आपको 2-4 चीज़ें बता देता हूँ कि अगर कोई मुझे ये कहे कि उस 4 साल में गवर्नेंस का लेवल बहुत आला था, तो पाकिस्तान की तारीख़ में इतना पुअर लेवल ऑफ गवर्नेंस जो है, जो -0 लेवल तक था, वो माशाल्लाह पंजाब जैसे बड़े सूबे में भी था और सेंटर में भी था और हर जगह था। KPK जिसको हम समझते थे कि वो मॉडल सूबा है, वहाँ पर दूध की और शहद की नहरें बह रही हैं, उसका क्या हाल है ज़रा देख लीजिए। चूँकि आप काफ़ी इकॉनमी को भी समझते हैं,
वहाँ तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर यही शहबाज शरीफ ग्रांट नहीं देते तो पिछले महीने की तनख्वाहें नहीं मिलनी थी। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए आपने कहा कि कर्जा जो है वो 43 से 50 कर दिया, लेकिन ये इतनी ही शदोमत से पूछना चाहिए था कि वो 24,000 से 43 कैसे हुआ था। और वो पूछना चाहिए, पेट्रोल आपने कहा कि जनाब ये 150 पे छोड़ के गए थे, मिला इन्हें 74 पे था। ये डॉलर 185 पे छोड़ के गए, मिला इन्हें 105 पे था। मैं इस पर बहुत आगे नहीं जाना चाहता, ये सारी तफसीलेबल यानी डिबेटेबल बातें हैं। आपने कहा कि वो इलेक्शन जीत गए जो हुए अभी रिसेंटली, चाहे वो 27 जुलाई के थे अपने पंजाब में, या अदरवाइज़ अभी जो रिसेंटली हुए हैं जिसमें इमरान खान साहब, अब या तो पीटीआई में हम 342 सीटों के ऊपर इमरान खान साहब खड़े होंगे तभी वो इलेक्शन जीतेंगे। दूसरी बात यह है कि जी इलेक्शन 2018 के बाद 15 मेन ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, उसमें से 14 जो है वो नून लीग जीत गई थी। क्या इसका मतलब ये है कि नून लीग बहुत पॉपुलर जमात थी? मैंने तो नहीं कभी माना, ना आपने उस वक्त माना, तो ये कोई क्राइटेरियन नहीं है। इसके बाद आप देखें लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, क्या हाल हुआ पीटीआई का, कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए, क्या हाल हुआ पीटीआई का, ये हमें याद नहीं है। तो ये कोई क्राइटेरियन नहीं है इलेक्शन जीतने का कि इसके बाद वो मोस्ट पॉपुलर हो गए हैं। दूसरी बात ज़रा मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमारे यहाँ हम दावा करते हैं कि जमहूरी मुआशरा है, जमहूरियत पनपनी चाहिए। मैं और आप गला फाड़ फाड़ के लोगों को जमहूरियत की अच्छाइयाँ और उसके फ़ायदे गिनवाते रहते हैं। ये है जमहूरियत के 155 अरकान असम्बली होने के बावजूद आपने थूका पार्लियामेंट के ऊपर, जब आपने जिस डिसग्रेसफुल तरीके से रेजिग्नेशन मुंह पर मारे थे, आपको याद होना चाहिए। ये है ग्रेस। इस पार्लियामेंट की आप सुप्रीमेसी की बात करते हैं, आप दूसरों को कहते हैं वो बूट पॉलिश करते हैं। आप माशाल्लाह क्या करते थे अप्रैल और मार्च की रातों को जाके वहाँ, फरवरी की रातों को। अब आपको क्या कहा जाए कि आप क्या करते थे, मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। तो ये बात सिर्फ ये है कि जितनी कंट्राडिक्शंस हम देख रहे हैं उसमें मुआवजा करते हुए हमें थोड़ा सा फेयर होना पड़ेगा। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो गलत है, मैंने आपसे कभी कजबैसी की ही नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा आपसे कि क्राइटेरियन एक सा होना चाहिए। 4 साल की नाकामी करप्शन का, एंटी करप्शन का वो लेके आए थे एलामिया, उसकी कब्र ढूंढने कहाँ है। इसलिए कि जो दूसरों को जेल भेजने की बात करते थे उनके अपने साथियों ने क्या गुल खिलाए हैं, चाहे वो बुजदार साहब थे, चाहे वो गोगी थी, चाहे वो मालम जब्बा के जिम्मेदार थे, चाहे बेपनाह लंबी लिस्ट है। अगर आप कहें कोई 65 के करीब नैबज़दा लोग जो हैं खान साहब की नाक के नीचे बैठे हुए हैं और खौफनाक केसेस हैं उनके बारे में। मलक रियाज साहब को, जो मैं नाम लेना नहीं चाहता था, जो 55 अरब रुपए का टीका लगा है वो मैंने लगाया है। वो किधर है वो जो कहता था मेरा मरना जीना यहाँ है, जिसका नाम था मिर्ज़ा शहजाद अकबर, जो कहते थे कि बस ख़त्म, ये तो सारे के सारे करप्शन में दबे हुए हैं। भाई साहब, करप्शन वही है जो आपको अदालतों में साबित करनी पड़ेगी। अब आप सारा मलबा उठा के पीटीआई अब अदालतों पे डाल दे तो बस में सदके जाएं, चले उनके केसेस जिस तरह के इन्होंने जाली बनाए थे और वो अदालतों में नहीं रुके, जो अब बन रहे हैं ये भी नहीं रुकेंगे अदालतों में, ये भी नहीं ठहरेंगे। तो ये तो पॉलिटिकल विच हंट है, जो पिछलों ने की थी तब भी गलत थी, अब की जा रही है तब भी गलत है। तो मतलब ये है कि मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश इतनी सारी है कि हम थोड़ा सा अनबायस्ड हो के अगर प्रॉपर कंपैरिजन करें तो हमें सूरत हाल ये समझ में आएगी कि ना पिछली हुकूमत जो है वो कामयाब हो सकी लोगों के मसाइल हल करने में, ना ये हुकूमत हो रही है अवाम के मसाइल हल करने में। लेकिन जो कुछ इस हुकूमत ने इनहेरिट किया है, जो कुछ इन खिलवाड़ किया गया IMF के साथ, आप विटनेस है मेरी तरह से उसके। कभी सुना आपने कि किसी एक सूबे का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो IMF को ख़त लिखे कि इनको कर्जा न दे? इज़ दैट गवर्नेंस? इज़ दैट लॉयल्टी टू द नेशन? और अभी क्या हो रहा है, अभी ज़रा सुने ना, ज़रा आप मेरे साथ बैठ के किसी वक्त इंडिया के जो चैनल्स हैं और जो वहाँ के अखबारात हैं, ज़रा उनकी सुर्खियाँ तो पढ़ें। तो ये किसका एजेंडा है? ये पाकिस्तान की फ़ौज को जलील करने का एजेंडा किसका है? मेरा सवाल है आपसे ये, एंड इट्स ए सीरियस क्वेश्चन। हाँ, मुझे पता है कि इसराइल को बहुत दुखती है हमारी फ़ौज, अमेरिका को बहुत दुखती है हमारी फ़ौज, मोदी को बहुत दुखती है हमारी फ़ौज। हु आर वी सर्विंग? किसकी खिदमत कर रहे हैं हम? नाम ले लेके आपने कहा गद्दार, किसी फौजी को गद्दार कहना उसको माँ बहन की गाली देने से बदतर है। यू नो दैट वेरी वेल। जब लोगों ने खदशे का इजहार किया कि नहीं ये चीफ को तो नहीं कह रहे, तो उन्होंने बताया कि सिराजुद्दौला का सिपा सालार था मीर जाफर और मीर सादिक। और यार खुदा के वास्ते कोई कौमी गैरत है हमारे पास कि नहीं? या हमने सिर्फ चरब ज़बानी के तहत हर चीज़ को तबाह कर देना है?
तो फिर आना पड़ा ना जनाब मिलिट्री लीडरशिप को, जो इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है। मैं कतई नहीं कह रहा कि उनको आना चाहिए था, लेकिन आना पड़ा इसलिए कि आपकी जबान सुबह से शाम तक जहर अफशानी फरमा रही थी। आप अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। आपका ख्याल यह है कि फौज इक़्तिदार छीन के पीडीएम को लात मारेगी, बाहर करेगी, आपके सुपुर्द करेगी। भूल जाइए, आपको नहीं मिलेगा। ये उन्हीं को जाएगा जिनको 3 दफा पहले जा चुका है। खुदा के वास्ते रहम करें इस कौम पर। जी बैरिस्टर साहब। ठीक हो गया। मैं आप बहुत सारे आप जैसे जैसे गुफ्तगू फरमा रहे थे, मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं और इसके ऊपर मैं भी कुछ नुक्ता नज़र अपना दूंगा, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू सवालनामा। और हम डिबेट कर रहे हैं कि इमरान खान का जो मुतालबा है अर्ली इलेक्शंस का, क्या वो आइनी है और कानूनी है? उसके ऊपर बुखारी साहब का अपना मौक़िफ़ है, खोड़ साहब का अपना मौक़िफ़ है, मैं अपना मौक़िफ़ दे रहा हूँ। बुखारी साहब, एक तो 2-3 चीज़ें मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि जो आपने कहा कि इमरान खान को मिला था पेट्रोल 74 रुपये फ़ी लीटर पे और वो 150 पे लेकर गए, और 125 पर इनको डॉलर मिला था, वो 185 पर लेकर गए। तो उस पर तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इमरान खान की हुकूमत के जो फेलियर्स थे और जो गवर्नेंस वो ठीक नहीं कर सके थे, उस पर तो हमने बहुत तनकीद की है, अभी भी करते हैं। मैं ये कब कह रहा हूं कि इमरान खान के जो 4.25 साल थे उसमें दूध और शहद की नदियां बह गई थी, नहरें बह गई थी। मैं तो ये कह रहा हूं कि इमरान खान ने जो विजन दिया था उसके मुताबिक ही कुड नॉट एग्जीक्यूट दैट प्लान। वो जो 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरी, वो तो बहुत दूर की बात है कि बाहर से लोग नौकरियां करने पाकिस्तान में आएंगे। हमें उस डायरेक्शन में जाता हुआ या रियासत मदीना की डायरेक्शन में जाता हुआ पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा था, और उस पर हमने तनकीद की है और उस तनकीद पर मैं अब भी कायम हूं। अब बात करते हैं मौजूदा दौर की। अब मौजूदा दौर में पीडीएम वालों ने कहा कि जी ये हम इस वजह से तरीके आदम एतमाद लेकर आ रहे हैं क्योंकि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया, हमने महंगाई को कंट्रोल करना है, गरीब को रोटी देनी है, उसके बच्चे को स्कूल भेजना है, उसके माँ बाप का मुफ्त इलाज कराना है, हमने फैसिलिटीज देनी है, रिलीफ देना है। लेकिन आते साथ हमने सुना हेल्थ कार्ड के हवाले से एक ऑडियो लीक्स हुई कि जी खान के पास यही एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसको तो किसी तरह बंद करें। एजुकेशन में इस हुकूमत ने क्या परफॉर्मेंस दे दी है। महंगाई का जो आलम है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इमरान खान जिसके दौर में महंगाई की वजह से हम कानों को हाथ लगाते थे क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 12% पे था, आज वही इन्फ्लेशन रेट 22% पर है बुखारी साहब, 22% पे। गिवन द फैक्ट कि 38% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री स्टिल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो 12% पर जब था तब गरीब ज्यादा तकलीफ में था या आज गरीब ज्यादा तकलीफ में? दूसरी बात, इमरान खान साहब का आपने कहा कि 4 महीने उनको मिले, सर तकरीबन 10 दिन बाद पीडीएम को 4 महीने मिले, तकरीबन 10 दिन बाद 7 महीने हो जाएंगे। अब 7 महीनों के अंदर आप ये भी ज़हन में रखें कि नवाज शरीफ साहब पहले 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, पीएमएलएन की 3 दफा वफाक में हुकूमत रह चुकी है, शहबाज साहब 4 दफा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 5वीं दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए। और जो हालात हैं, अगर तो आपको उसमें कोई बेहतरी नजर आती है तो फिर मैं आपके साथ हूं, लेकिन अगर ये हुकूमत परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आ रही, लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, इकोनॉमी पे परफॉर्म नहीं कर रही, पॉलिटिकली ये वीक होती चली जा रही है, गैर मकबूल होती चली जा रही है, तो आइन के आर्टिकल 52, 58 और 224(1)(a) में असेंबली को डिसॉल्व करने का तरीका मौजूद है। और ये आईनी बुनियाद है जिसकी वजह से इमरान खान अगर कहता है कि अर्ली इलेक्शंस कराओ, देन व्हाई नॉट। और फिर ये फैसले सारे अवाम नहीं करने ना, अवाम फैसला कर ले। इमरान खान की हुकूमत अगर इतनी बुरी थी तो उसको वोट नहीं करेंगे, बाहर कर देंगे अवाम। जी बुखारी साहब, अगर ये परफॉर्म ना कर सके तो 10 महीने के बाद इनको उठा के बाहर फेंक देंगे। ये जो रियलिटी है इसका मुझे जवाब चाहिए कि उनको तो 4 साल मिलने चाहिए थे और उन्होंने उसके बाद उठा के फेंकना था, इनको क्यों नहीं मिलने चाहिए 13 महीने जनाब? सर को तो पहले 15-20 साल मिल गए ना बुखारी साहब। 7 महीनों में सैलाब जैसा अजाब आया जिसको अब 2 महीने होने को है। तो इमरान खान के दौर में कोरोना आया था, ज्यादा बड़ा अजाब नहीं था। देखिए गुजारिश ये है कि इस कोरोना की तबाही और इसकी तबाही में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मुझे अफसोस है कि ये मुझे आपको समझाना पड़ेगी। हमारे यहाँ तो कहा गया कोरोना था ही नहीं, हमारे यहाँ तो कहा गया कोई चीज बंद होगी ही नहीं, तो फिर कमाल क्या है? अच्छा, मैं आपसे जाती तौर पे छोटा सा खत्म हो जाता है तो फिर कहाँ है एफर्ट? ले रहे हैं फिर मैं आपसे अर्ज करूं कि
सैलाब की जो तबाही है, मैं किसी तरह से उसको अंडरमाइन नहीं कर रहा। अगर आपका 3 करोड़ बंदा जो है वो बेघर हुआ है और खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी बसर करने में मजबूर है और पीडीएम की हुकूमत उसको अकोमोडेट करने पर नाकाम है, तो फिर ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है। ये अपनी जगह पर है, लेकिन जो कोरोना था, कोविड था, उसने तो पूरी दुनिया का भट्टा बिठा दिया था ना बुखारी साहब। अमेरिका जैसी बड़ी मौशी कुव्वतें जो हैं वहां पे देखें कि क्या हालत हो गई थी। कोरोना का तो खौफ ही इतना था, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, मईशत का भट्टा बैठ गया। रखे कि उन्होंने हमें ये बताया कि ये कोई चीज नहीं होती, ये छोटा सा फ्लू होता है, इसलिए लाइफ वाज एज नॉर्मल। मुझे आप जरा जल्दी से गिन के बता दीजिए क्या एफर्ट्स थी। दैट इज नॉट द क्वेश्चन बुखारी साहब, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिबेट कि इमरान खान ने उसके बारे में क्या कहा था। द पॉइंट ऑफ डिबेट इज कि इमरान खान की हुकूमत ने उसको हैंडल कैसे किया, क्या वो ठीक हैंडलिंग थी, क्या पाकिस्तान को पजीराई इंटरनेशनल लेवल पर मिली कि जी कोरोना को हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा हैंडल किया है, या फिर बहुत बुरे तरीके से हैंडल किया था। जब अमेरिका में लाशें गिर रही थी कोरोना की वजह से लाखों की तादाद में, चाइना में, इंडिया में जो हालात हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तो बहुत बचा रहा था और कुछ ना कुछ क्रेडिट देना बनता है उस वक्त की हुकूमत को। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं वो क्रेडिट छीनना नहीं चाहता, ना मेरी ये ख्वाहिश है, लेकिन मैं आपसे जो बात अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि मुझे आप ऐसा करके बताइए कि ये एफर्ट थी उस वक्त की हुकूमत की जिसकी वजह से कोरोना ने यहाँ तबाही नहीं मचाई। मैंने जल्दी से मुझे गिनवा दीजिए, आपके अस्पतालों में वेंटिलेटर तक तो थे नहीं। सही है, ये बात तो आपकी ठीक है, ये बात तो सही है, ये बात तो सही। कोरोना आया था बुखारी साहब दिसंबर 2019 में और इमरान खान आया था हुकूमत में अगस्त 2018 में, तो 1 साल 3 महीने में मेरे ख्याल में इट वाज नॉट पॉसिबल कि पूरे पाकिस्तान के अस्पतालों में सरकारी में वेंटिलेटर्स आ जाते। उससे पहले जो लोग हुकूमत में थे सर, उससे पहले जो लोग हुकूमत में थे 7 महीने में दुनिया नहीं बदल सकती सर। 73 साल से जो लोग हुकूमत में बैठे हुए थे, ये उनसे सवाल करना बनता है कि सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स क्यों नहीं थे जब इतनी बड़ी इंसानी आफत आई थी। नहीं तो फिर ऐसे करते हैं बैरिस्टर साहब, पहले कायदे आजम से पूछते हैं सवाल। 1948 में तो वो थे ना, नहीं, उस वक्त क्या क्या नहीं था, ये कोई तरीका है आप बात करने का? बैरिस्टर साहब खुद ही सोचें आप, पिछली हुकूमतों पर अगर लानत थी अल्लाह ताला की तो वो जरूरी है कि हम पर भी बरसे। नहीं, आप जज्बाती ना हो बुखारी साहब, करते हैं कि मैं अपना हिसाब इसलिए नहीं दूंगा कि फलाने नहीं दिया। आप रिलैक्स, फॉरेन फंडिंग नहीं मानता क्योंकि बाकियों ने भी की है। अच्छा नहीं, खुदा के वास्ते मैं इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं इमरान खान को सपोर्ट कर ही नहीं रहा बुखारी साहब। मैं तो पीडीएम की हुकूमत की कारकर्दगी पे तनकीद कर रहा हूं। जिंदगी में हो रही है सपोर्ट, मैं पीडीएम की देखें, अगर पीडीएम की हुकूमत की कारकर्दगी में प्रॉब्लम्स है तो मैं तो उसको आइडेंटिफाई करूं। उसका फायदा अगर इनडायरेक्टली इमरान खान को जाता है या किसी XYZ को जाता है, उससे मेरा कंसर्न नहीं है। कायदे आजम को आप रहने दें बुखारी साहब, जज्बात में ना जाए, जज्बात में ना जाए। कायदे आजम से आगे से शुरू कर लेते हैं, लियाकत अली खान साहब के बाद, और उसके बाद हर बंदे का फेलियर है, हर बंदे का फेलियर। मैं सिर्फ आपको ये बावर कराना चाह रहा हूं कि जवाबदेही होती है वह हुकूमत वक्त, और यकीनी तौर पे हमें पीडीएम की ऐसी तैसी करनी चाहिए। मुझे वो खर्चा नहीं भेजते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं तो फिर मुंह खोलना पड़ता है। यकीनी तौर पर इस वक्त इंसान की जिंदगी और आम आदमी की जिंदगी ऊपर है, और ऐसी कभी नहीं रही पाकिस्तान की तारीख में। एक प्रॉब्लम ये ना, मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब आप मुझे ये कहते हैं ना कि पिछले 4 महीने में तो दूध की नहरें बह रही थी। मैं आपको मिसाल अर्ज करूं कि पिछले 10 साल से हम KPK में, जरा निकालो तो सही, कहा है कभी आपने कि क्या लालच बरस रही है वहां KPK पे? ठीक है, कभी आपने कहा वहां फेलियर है? नहीं कहते आप लोग ना, मान क्यों नहीं कहते सर, क्यों नहीं कहते? नजर नहीं आता ना, उस तरफ आंख नहीं जाती है आपकी। नहीं, वहां किसानों को मार पड़ी, वहां टीचरों को मार पड़ी, वहां अभी मिलाद नबी के जुलूस के ऊपर फायरिंग करके बंदे शहीद किए गए, आपको आया नजर? नहीं आया। अच्छा, मैं आप वहां देखना नहीं चाहते? नहीं, मैं वहाँ पे देखता भी हूँ बुखारी साहब और तनकीद भी करता हूँ, और KPK में PTI की हुकूमत के जो फेलियर्स हैं उस पर मैंने तनकीद की है। जो फेलियर्स नहीं है, KPK के अस्पतालों में जो प्रॉब्लम्स हैं मैंने वो भी दिखाए हैं। BRT पेशावर के हवाले से जो इमरान खान की कमिटमेंट्स ऑनर नहीं हो सकी, मैंने वो भी बताए हैं। BRT पेशावर में जो करप्शन के मामला थे, आवाज कभी बुलंद हुई आपके आगे? तो सर अब क्यों हो रही है? मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि अगर तब इमरान खान के ऊपर तनकीद करता था जायज तो आप बर्दाश्त करते थे, तो अभी पीडीएम की हुकूमत पर अगर तनकीद जायज कर रहे हो तो सर उसको भी खुले दिल से तस्लीम करें। हम दोनों जज्बाती हो गए सर,
सर खोड़ो साहब की तरफ जाते हैं। जी खोड़ो साहब फरमाइएगा। खोड़ो साहब आप मुझे ये बताएं कोई डायलॉग हो रहा है सर कि नहीं? सुनो अभी ये मजेदार गुफ्तगू चल रही थी, उसको आपने दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश ना करें। जी, अभी आपने कहा कि 1 साल 3 महीने में ये मुमकिन था क्या कि सारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स आ जाते? इमरान खान के लिए यह मुमकिन नहीं था। तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के जो इतने सारे मसाले हैं, क्या वो 6 महीने में हल हो जाएंगे? पाकिस्तान की बात कर रहा हूं जिसमें अस्पतालें भी हैं, जिसमें स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, फलां भी है, फलां भी है, फलां भी है। क्या वो 6 महीने में सब ठीक हो जाएंगे? टाइम लगता है। इमरान खान को टाइम था 3.5 साल पिछली हुकूमतों की गलत बातों को दुरुस्त करने। मेरा सिर्फ एक कमेंट ले लें खोड़ो साहब, एक कमेंट ले लें, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप कंटिन्यू कीजिएगा, सिर्फ एक पॉइंट ले लें, नुक्ता ले लें मेरा। आप जो कह रहे हैं पौने 4 साल इमरान खान को पौने 4 साल मिले और हमें अभी सिर्फ 7 महीने मिले। सर आप सिर्फ 7 महीने की बात ना करें ना, 88 से 90 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वफाक में, 93 से 96 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वफाक में, 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वफाक में, 2008 से 2022 टिल डेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में। जनाब आली मेरा जवाब भी सुन लीजिएगा कि आओ शुरू करो फिर 1958 से जब 10 साल दौर था पाकिस्तान के हर अस्पताल में ये क्यों नहीं हुआ, हर स्कूल में ये क्यों नहीं हुआ। फिर 3 साल दौर आया याह्या खान का, फिर 10 साल दौर आया ज़ियाउल हक का, फिर 9 साल दौर आया मुशर्रफ का। नाम क्यों नहीं लेते उनका यार? नहीं लेंगे सर, लेंगे, बिल्कुल लेंगे। अभी तो आप है ना हमारे सामने, अभी तो आपसे पूछेंगे। नहीं मेरी बात सुने, आपने कमजोर सुने तो सही। क्या बुखारी साहब क्या कह रहे हैं? बुखारी साहब सुने, मैंने कहा नाम भी आप चल देंगे, हम ले। अच्छा। उसकी तरफ आपका सवाल ही नहीं उठ रहा। ये 2-2.5 साल, 18 महीने, 3 साल, पौने 3 साल इसकी हुकूमतों पे आप लगे हुए हैं कि जी उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। मैं 76 साल पाकिस्तान का क्यों नहीं नाम लूं कि जिसमें इतनी ज्यादा तादाद में इतने सारे साल उन्होंने हुकूमत की और उन्होंने ये सब कुछ क्यों नहीं पेड वर्क किया, होमवर्क क्यों नहीं किया, बेसिक चीजें क्यों नहीं दी कि आज हम बैठ के रो रहे हैं। बात दूसरी भी सोचनी चाहिए। अच्छा खोड़ो साहब ये जो आपने कहा ना, आपने कहा कि मिलिट्री डिक्टेटर्स का नाम लें, मुझे नाम तो लेने दें, मिलिट्री डिक्टेटर्स का नाम तो लेने दें ना। देखिए मैंने ले लिया। नहीं मुझे भी अपना हिस्सा डालने दें खोड़ो साहब, आपके पास ही आऊंगा दोबारा, वक्त है, काफी वक्त है, आपको पूरा मौका दूंगा बोलने का। अयूब खान का मार्शल लॉ गैर आईनी था, जैन ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ गैर आईनी था। जैन ज़ियाउल हक के ज़माने में जो परफॉर्मेंस थी, सहाफ़ियों को जो कोड़े पड़े, वो अपनी जगह पे तनकीद हम करते हैं, आज भी करते हैं, उस पर कायम है। मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ गैर आईनी था, लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ का क्रेडिट मैं आज भी जनरल मुशर्रफ को देता हूँ, और वो क्रेडिट ये है कि जनरल मुशर्रफ जब एक मिलिट्री डिक्टेटर हमारे सर पर सवार था, ठीक है, और उसने हुकूमत बनाई हुई थी, तो उसके होते हुए आज़ादी इज़हार राय के इतने मसाइल नहीं थे जितने आज आप लोग अपने आप को जमहूरी पार्टीज कहते हैं आपके दौर में हैं। और बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जिनके साथ कभी हमने देखे हैं 15 FIR, 20 FIR, 22 FIR, कोई मुल्क छोड़ के जा रहा है। अरशद शरीफ साहब के कत्ल का वाकया वहां पर हुआ है मशकूक हालात में, मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में, कोई पता नहीं कैसे हुआ, PDM की हुकूमत ने पर्चे दे दिए, वो चले गए, वहां पे उनका कत्ल हो जाता है। अब उसके बाद फिर आप लोगों ने एक इन्वेस्टिगेशन के लिए जुडिशल कमीशन बनाया है, लेकिन अब कौन आप पे भरोसा करेगा सर? आप लोग तो खुद उनको भगाने वालों में से थे। अरे सुनो तो सही मेरे भाई, मुशर्रफ के दौर में जो मीडिया की बात कर रहे थे, ये इंटरनेशनल फिनोमेना है, मीडिया को कोई रोक नहीं सकता। आज है ना सबके पास, आप लोग तो रोक रहे हैं ना। मैं अर्ज करूं, मेरी बात सुनो। आज हर एक के पास स्मार्टफोन्स हैं। स्मार्टफोन्स मतलब कि टीवी चैनल उनके हाथ में है, सोशल मीडिया, फेसबुक, इसको कौन रोक सकता है? मुशर्रफ किसी को नहीं रोक सकता था। तो कोशिश क्यों करते हैं फिर? मैं उन लोगों के नुक्ता, बहुत सारे लोगों की जिन लोगों को विक्टिमाइज किया गया आपके दौरे हुकूमत में, मैं बहुत सारे लोगों से इत्तेफाक नहीं करता, बट आई माइट नॉट स्टैंड फॉर व्हाट दे स्टैंड फॉर, बट आई स्टैंड फॉर देयर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू लाइफ। गुड इनफ,
राइट ऑफ स्पीच अपनी जगह पे मेहरबान, आप कदरदान, मेहरबान कदरदान, सुनने की बात करो। अब आप बुखारी साहब की तरफ जाता हूँ। अच्छा, अब ये देखें, खोड़ो साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उन्होंने बड़ी आसानी से जो पहला पार्ट मैंने कहा था कि मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ गैर आईनी था और मैं उसके हक में नहीं हूँ, उसको उन्होंने स्किप कर दिया और उन्होंने कहा कि तुम मुशर्रफ को जस्टिफाई कर। मैं मुशर्रफ को तो जस्टिफाई कर ही नहीं रहा था, या उसकी हुकूमत को, मार्शल लॉ को भी जस्टिफाई नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ ये कह रहा था बुखारी साहब के आखिरी बुखारी साहब सुन तो लेना, बुखारी साहब सुन तो लेना। लीगल और अनजस्टिफाई कह देते हो तो फिर उसके तहत होने वाली कोई चीज भी जस्टिफाइड नहीं हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब मार्शल लॉ एक्चुअल था मुशर्रफ का सर, उस जमाने में ये कुछ नहीं होता था जो आज कुछ पीडीएम की हुकूमत कर रही है आजादी इज़हार राय के साथ। आप इत्तेफाक नहीं करेंगे पढ़ने के लिए उस अरसे में, या आप यहां नहीं थे। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, आज के बाद ये मत कहिएगा। खुदा के वास्ते मुशर्रफ के दौर में जो मीडिया के साथ हुई है वो हमसे पूछे जिन्होंने भुगती है। मत करें ये। नहीं, बताएं ना, आप बताएं। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मैं आपको। अखबारात उसके दौर में बंद हुए, जर्नलिस्ट उसके दौर में उठाए गए, जर्नलिस्ट उसके दौर में मरे, शहीद हुए। एक नहीं है, एक पूरी तफसील लेके अगर किसी वक्त आपके पास वक्त हो तो किसी प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट के साथ बैठ जाइए, वो आपको बताएगा। अब आप बस कर दीजिए, क्योंकि फिर बात जो है वो आगे चली जाएगी। जो मार्शल था अयूब खान का था, उसको भी लोगों ने जस्टिफाई किया। जो मार्शल था, नहीं, आप दोनों मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं क्या कह रहा हूं बुखारी साहब, मैं ये तो कह नहीं रहा कि मैं मुशर्रफ साहब की मार्शल लॉ को जस्टिफाई कर ही नहीं रहा। मैं जस्टिफाई करूंगा तो फिर प्रेस बहुत अच्छे हालात में थी उस वक्त। मैंने कहा इससे बेहतर हालात में थी, इससे कदरे बेहतर हालात में थी जो आज है। मुझे आप ये बताएं कि आप मुशर्रफ के दौर में ये इंट्रो दे सकते थे जो आपने आज दिया है? बिल्कुल, इससे ज्यादा दे सकता था, इससे ज्यादा दे सकता था सर। नहीं, आप कोशिश जरूर करते थे, इससे ज्यादा दे सकता था। देने नहीं देना था, बस कर देंगे सर, इससे ज्यादा दे सकता था। मैंने तो जेल मुशर्रफ को 1-on-1 वो इफ्तिखार अहमद साहब के साथ बैठे हुए देखा हुआ है। 1-on-1 जेल मुशर्रफ को इफ्तिखार अहमद के साथ बैठे हुए देखा हुआ है। कौन सा ऐसा सख्त सवाल है जो इफ्तिखार अहमद ने उस वक्त के प्रेसिडेंट और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जेल मुशर्रफ से नहीं किया था? यहां तक उन्होंने कह दिया था वहां पे कि ISI से ज्यादा रिसर्च तो मेरी है। ये इफ्तिखार साहब कह रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल गैर मंतकी बात थी, गैर मंतकी बात थी। और जेल मुशर्रफ ने हौसले से सुनी, हौसले से सुनी। वो बच्चा अदनान काका खेल आपको याद है? अदनान, मेरी बात तो सुन लेना बुखारी साहब, आर्ग्यूमेंट तो मुकम्मल होने देना, बात तो सुन ले मेरी पूरी। वो अदनान काका खेल की स्पीच आपको याद है? वो जो इस्लामाबाद में एक इवेंट था जिसमें जनरल मुशर्रफ यूनिफॉर्म में बैठे हुए थे और वहां बैठकर उसने कहा था कि जनरल साहब, ये कायदे आजम की तस्वीर सामने जो लगी हुई है ये आपसे पूछती है कि जनरल, तुम्हें तो मैंने इस मुल्क की हिफाजत पर गामजन किया था, तुम आज इसके हुक्मरान कैसे बंद कर बैठे हो? मुशर्रफ ने सुना और हौसले से सुना और उसका जवाब दिया। आप बताएं आज ये बात हो सकती है? बुला लेते हैं शो में, बुला लें शो में। ये जेल मुशर्रफ ने उस टाइम बोला था कि अगर किसी और दौरे हुकूमत में कोई बंदा ये कहता तो आप सोच सकते हैं उसके साथ क्या होता, लेकिन मैं ये बर्दाश्त करूं। काका खेल को बुला लेते हैं शो में किसी वक्त। सर, नहीं करना चाहिए आपको ऐसा, ये कोई इसको मानेगा नहीं, कोई इसको इंडोर्स नहीं करेगा। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। मैंने पूछा था जनरल जियाउल हक से कि जनाब ये बताइए कि पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ का और बेनजीर का तो कोई रोल नहीं रहा बाकी, तो ये इल्ताम हुसैन का कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे लिए ना उनकी ब्रीफिंग ओपन थी, ना मेरे लिए उनकी इन्विटेशन ओपन थी। छोड़ दें ये बातें। ठीक हो गया, आपके वो गलत हुआ, आपके साथ नहीं होना चाहिए था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं बुखारी साहब, ये प्राइवेट मीडिया को लाइसेंसेस किसके दौर में मिले थे? उससे पहले सिर्फ पीटीवी का, सरकारी टीवी का जमाना होता था। किसने प्राइवेट मीडिया को लाइसेंसेस दिए थे? भाई ये जो फैक्ट है वो तो मैं नहीं बदल सकता ना, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि उन्होंने दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर इस प्राइवेट मीडिया का हुआ क्या वो भी तो आपके सामने है ना। सर, इस प्राइवेट मीडिया का डिक्लाइन जो है ना, वो मेरी नजर में जेल मुशर्रफ के जाने के बाद शुरू हुआ। चलिए मैं ये बात आप लेता हूँ, मेरे ख्याल से मौजूद अगर हम आ जाए तो इस तारीख के सफ़े उलटने से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम सीखने के लिए तो तैयार है। तो और मैं आखिरी वजाहत दे दूं कि आई एम नॉट फॉर द इम्पोजिशन ऑफ अ मार्शल लॉ, आई एम अ लॉयर एंड लॉयर्स आर सपोज टू बी द गार्डियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। तो उस चीज़ को तो मैं जस्टिफाई कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ मुवाजना कर रहा हूं कि उस टाइम पे जो सिविल राइट्स थे और आजकल जो सूरत हाल है उसका एक कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। खोड़ो साहब, आप उस सवाल का जवाब दे दें कि कोई डायलॉग हो रहा है पीटीआई के साथ या हो सकता है?
सर ये पीटीआई से पूछे ना, पीटीआई बोलता है कि मेरे बैकडोर चैनल पे डायलॉग हो रहे हैं। बैकडोर का मतलब क्या है यार? जमहूरियत में अगर आर्मी कह रही है कि हम सियासत से दूर हैं और ये इमरान खान कह रहा है कि तुम सियासत में इन्वॉल्व हो, ये क्या बात है? ये आप इसकी कंट्राडिक्शन नहीं देख रहे हो? वो बात यानी खुल के सामने आके एडमिट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा सियासत में कोई रोल नहीं, एंड यू आर टॉकिंग कि जी प्रेसिडेंट के साथ, प्रेसिडेंट की मौजूदगी में उसके साथ मुलाकातें हुई, भला ये हुआ, भला ये हुआ, उसकी एक्सटेंशन दे रहे हैं, लाइफ टाइम दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल ठीक हो गया, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया खोड़ो साहब। सलीम बुखारी साहब, आपका हमेशा के लिए, हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया। और ये जो डिबेट हुई है और ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये जमहूरियत का हुस्न होता है और इसी से कोई भी माशरा जो है वो इख्तलाफ से फिर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है नई राहें खुलती हैं। तो इसको बर्दाश्त करना चाहिए। एक दूसरे के साथ अगर आप डिसएग्री करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए और फिर उसकी रोशनी में आप सोसाइटी के तौर पर कैसे हमने तरक्की करनी है उसके लिए एक बेहतर हिकमत अमली कायम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।